अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक है कि जो हम सब की ज़िंदगियों से मुताल्लिक है। और ये वो टॉपिक है जिसके हवाले से स्पेकुलेशंस और मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं हमारे माशरे में। इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकिंग के अल्टरनेटिव के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और ये वो बैंकिंग सिस्टम है जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक इंटरेस्ट फ्री भी है और उन कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करता है कि जिसके अंदर हलाल प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है और इंटरेस्ट बेस्ड काम, यानी जिससे हम इज्तनाब बरतते हैं, सूद बेस्ड जो काम होता है उससे हट कर सोशल वेलफेयर की भी बात करता है। आज ख़ास तौर पे हमने ऐसे गेस्ट को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जो ना सिर्फ पेशा वाराना सलाहियतें रखते हैं, इस हवाले से उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, उनकी खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। आप शरिया कंसल्टेंट भी हैं और शरिया बोर्ड रकमी डिजिटल इस्लामिक बैंक के मेंबर भी हैं। मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप अब माशाल्लाह पेशा वाराना सलाहियत रखते हैं, खिदमात हैं आपकी बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से ख़ास तौर पे। आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं मिज़ान बैंक में और हेड ऑफ़ शरिया ऑडिट भी हैं। जनाब मोहम्मद फ़रहानुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौसम, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू आगाज़ इस तरह से करना चाहता हूँ कि इस्लामी बैंक और सूदी बैंक, इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम आसान अल्फाजों में किसी को समझाना चाहें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत ही अहम मौजू पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। देखिए, अगर हम आसान अल्फाज में इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग यानी सूदी बैंकिंग के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग या सूदी बैंकारी तमाम की तमाम जो इसकी बुनियाद है वो कर्ज़ के लेन देन पर है। जी। कर्ज़ लेकर नफ़ा देना और कर्ज़ देकर नफ़ा लेना, तो ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है ये कर्ज़ के लेन देन पर मबनी है और उस पर नफ़ा दिया जाता है जो कि सूद कहलाता है। ठीक है। क्योंकि सूद की एक कस्म जिसको हम रिबल जाहिलिया कहते हैं या रिबल कुरान भी कहते हैं, वो यही है कि कर्ज़ के मामले में नफ़े का लेन देन किया जाए। सही है। जबकि हमें मालूम है कि कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में सूद के मुतालिक जो इसके संगीन गुनाह होने के मुतालिक जो रिवायात आई हैं, जो आयात आई हैं, बिल्कुल वाज़ेह, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। और बल्कि सूद के लिए तो कुरान करीम ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं जो किसी और गुनाह के मुतालिक इरशाद नहीं फरमाए। कत्ल के मुतालिक, ज़िना के मुतालिक, शराब नोशी के मुतालिक नहीं इरशाद फरमाए। चुनाचा कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि जो लोग सूद, अगर तुम सूद से बाज नहीं आते, सूदी मामलात नहीं छोड़ते, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग सुन लो। इसी तरह हदीस में बहुत सारी हदीस मुबारक ऐसी हैं जिससे हमें मालूम होता है कि ये किस कदर कबीह गुनाह है। मसलन एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिरहम सूद का 30 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बदतर है। तो इस तरह की रिवायात हैं। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम कर्ज़ पर नफ़े का लेन देन पर मबनी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इस्लामिक बैंकिंग को देखते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग का पूरा निज़ाम जो है वो तिजारत और हलाल कॉन्ट्रैक्ट्स पर मबनी है। वहाँ पर कर्ज़ का लेन देन नहीं होता और उस पर नफ़ा भी नहीं होता। अगर इस्लामिक बैंक डिपॉजिट साइड पर कर्ज़ लेता भी है तो उस पर नफ़ा नहीं देता, और एसेट साइड जो होती है इस्लामिक बैंकिंग की, फाइनेंसिंग साइड जो होती है, वहाँ पर तो कर्ज़ का लेन देन होता ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हलाल होती हैं, मसलन मुशारका है, इजारा है और इस्तिस्ना है, सलम है, ये हलाल कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, यानी कोई डिपॉजिट करवाया अमाउंट तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। जी हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। अगर करंट अकाउंट हो तो उस पर तो कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं होता। अगर सेविंग अकाउंट हो तो उसमें नफ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर वो हलाल तिजारत के ज़रिए दिया जाता है। दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि इस्लामिक बैंकिंग का जो पूरा निज़ाम है ये रिस्क और रिवॉर्ड बेसिस पर कायम है, यानी कि नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर कायम है। सही है। अच्छा फरहान भाई, अब ये थ्योरी तो हमारे सामने आ गई है, बिकॉज यू आर द वन हु एग्जीक्यूट ऑल दिस। इस्लामी बैंकिंग को किस तरह से, उसका उमूमी तरीक़ेकार क्या है, हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट, और उसका यानी हम ये कहते हैं ना कि बड़ी मुमासलत पाई जाती है कि इन दी एंड हो क्या रहा है, हो तो वही रहा है कि हम पैसे जमा करवाते हैं और हमें पैसे कुछ मिल जाते हैं, तो इसका उमूमी तरीक़ेकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह वलीद फॉर हैविंग मी। ज़ाहिरी तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं कि स्टैम्प पेपर हमारी हुकूमत इशू करती है, उसी स्टैम्प पेपर पे उमूमी तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए होते हैं। अब एक किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा सेल परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। दूर से देखने में एग्जीक्यूशन का प्रोसेस दोनों पार्टीज़ उसको एग्जीक्यूट करती हैं, लेकिन एक में किराएदार मालिक मकान से उसकी जो मकान है उसको किराए पे ले रहा है,
दूसरे के अंदर एक ख़रीदार बेचने वाले मालिक मकान से उसकी मिल्कियत ख़रीदता है। अब ज़ाहिरी तौर पे देखने के अंदर अगर किसी से बात करें तो वो कहेगा कि देखने में तो यही लगता है कि एक ही जैसे पेपर हैं, एक ही जैसे तरीके से दोनों ने साइन किए, तो क्या एंड रिज़ल्ट सेम नहीं है? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली सेम नहीं है। दोनों में, एक में किराए के ऊपर दिया जा रहा है और दूसरे में खरीदो फरोख्त हो रही है। सिमिलरली जब हम बैंकिंग की मिसाल करते हैं तो बैंकिंग का बेसिक काम क्या है ये समझना चाहिए हमें। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ ताकि हमारे देखने वालों के लिए आसानी हो और समझने में आसानी हो कि बैंकिंग नाम किस चीज़ का है। बैंकिंग नाम है इस चीज़ का कि जिसके अंदर बैंक एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है, जिसका मतलब एक तरफ वो लोग जिनके पास एक्सेस पैसा है, लिक्विडिटी है, वो किसी भी वजह से पैसा बैंक में रखवाना चाहते हैं। उसकी वजह सेफ कस्टडी भी हो सकती है, उसकी वजह कैश मैनेजमेंट भी हो सकती है, उसकी वजह इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो इस जगह से बैंक पैसा लेता है। दूसरी जगह वो लोग जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़ाती मकासद के लिए, कुछ को कारोबारी मकासद के लिए, और इवन हुकूमतों को भी मुख्तलिफ़ कामों में ज़रूरत होती है। अब जब ये मामला होता है तो बैंक करता क्या है? बैंक का काम होता है कि जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी या पैसा है उनसे ये पैसा लेके उन लोगों तक और उन इदारों तक इस पैसे को पहुंचाना जिनको इसकी ज़रूरत है, कारोबार के लिए या ज़ाती मकासद के लिए। सूदी बैंक, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सूदी बैंक का अंडरलाइंग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बड़ा आसान सा एक ही है। वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जो डिपॉजिटर्स से डिपॉजिट लेते हैं वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करें, कर्ज पे लें, और कोशिश क्या होती है आगे ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करें, यानी कि कर्ज पे आगे दें। अब उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसको पर्सनल फाइनेंस का नाम दे दीजिए, उसको हायर परचेज का नाम दे दीजिए, उसको कंज्यूमर फाइनेंस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, किसी भी किस्म का नाम दे दीजिए। अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट यह है डिपॉजिट साइड से मुनफ़ियात के साथ कर्ज लेना और दूसरी तरफ जो लेंडिंग करना, कर्ज देना, ज्यादा मुनफ़ियत, और दोनों के दरमियान जो रेट का डिफरेंस होता है वो बैंक की आमदनी होती है, मेन आमदनी, कोर इनकम जिसे कहा जाता है, कि कम से कम रेट पे पैसा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पे दिया। अब इसके बरखिलाफ इस्लामिक बैंक ये काम यूँ नहीं कर सकता कि जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि रिबा की सबसे बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो किस्म है जिसके कुरान में खुले अल्फाज में मुमानियत आई है वो है कि कर्ज के ऊपर किसी भी किस्म की मुनफ़ियत, अब वो कैश की सूरत में हो, किसी काइंड की सूरत में हो या किसी सर्विसेज की सूरत के अंदर हो, अगर वो कंडीशन के तौर पे ली जाए कर्ज के कॉन्ट्रैक्ट में तो वो रिबा है और टोटली हराम है। सही है। लेकिन चैनलाइजेशन ऑफ मनी इन इटसेल्फ हराम नहीं है। सही है। विच मीन्स कि अगर जायज़ और हलाल तरीके से हम चैनलाइज करें काम को, मसलन जिन लोगों के पास एक्सेस लिक्विडिटी है उनके पैसे को जायज़ और हलाल कामों में इस्तेमाल करें और वहाँ से जनरेट करें रिटर्न्स को, प्रॉफिट्स को, और तकसीम करें आपस के अंदर शरिया कंप्लाइंट मैनर में, तो ऐसी सूरत में ये काम बहुत ही नेक और अच्छा बन जाता है। खूब। अब क्या किया जाता है, मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ। इस्लामिक बैंक क्या करते हैं कि डिपॉजिटर से जो पैसा लेते हैं वो कर्ज की बुनियाद पे लेके मुनफ़ियत नहीं दी जाती, बल्कि वो एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट होता है या मुशारका या मुदारबत की बुनियाद पे, जिसके अंदर होता ये है कि ये तय पाता है डिपॉजिटर और इस्लामिक बैंक में कि आप हमारे पास जो पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं एज ए पार्टनर, हम इस पैसे को शरिया कंप्लाइंट मैनर में इन्वेस्ट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो प्रॉफिट आएगा वो हम पहले से तयशुदा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, रेट में नहीं, रेशो का मतलब जो भी फरहान साहब, इसी हवाले से मेरे कुछ सवालात हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसी के ऊपर सवालात हैं क्योंकि इसी हवाले से सबसे ज्यादा जो है ना वो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत सारे उलमा उसकी इजाज़त देते हैं और बहुत सारे उलमा ऐसे भी हैं जो इसकी इजाज़त नहीं देते। आवाम में इस हवाले से मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, कन्फ्यूजन पाई जाती हैं। आज उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स को, जो इस्लामिक बैंकिंग के सिलसिले में काफ़ी सालों से मुल्क के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद मास अशरफ साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने डिपॉजिट की बात अपनी गुफ्तगू में की, इससे पहले भी देखें, डिपॉजिट पर जब इंटरेस्ट आता है, जब पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो इस हवाले से यही तसव्वुर किया जाता है ना कि देखें यहाँ पर भी हमें पैसे मिल रहे हैं, हमने एक रकम जमा करवाई, कोई मेहनत नहीं की उसके ऊपर, और सिर्फ और सिर्फ जमा करवाने के बाद ही हमें बैठे बैठे पैसे उसके ऊपर मिल गया। जब वो एडिशनल पैसे हमें मिलते हैं, हम उसके ऊपर बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग में हो तो हम बोलते हैं नहीं ये तो मुनाफा है, हलाल है ये तो, और जब कमर्शियल बैंकिंग की बात की जाती है तो हम कहते हैं नहीं वो सूद है। तो ये दोनों चीज़ें तो एक ही जैसी हुई ना, इसमें फ़र्क कैसे है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और आमतौर पर ये गलतफहमी लोगों के जहनों में होती है, ये सवाल भी होता है। देखिए, दोनों के दरमियान फ़र्क ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर, सूदी बैंकारी में, जब रकम वसूल की जाती है इस गर्ज से कि उस पर नफ़ा दिया जाए, तो ये रकम जिस बुनियाद पर दी जाती है वो बुनियाद कर्ज़ है। कर्ज़ की बुनियाद पर वो रकम वसूल की जाती है और उसको आगे कर्ज़ ही पर दिया भी जाता है। सही है। और उस कर्ज़ पर नफ़ा दिया जाता है जो कि सूद है, हराम है। इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। इस्लामिक बैंकिंग में जो रकम वसूल की जाती है वो पार्टनरशिप की कसम है, जिसको मुजारबा कहते हैं। ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि अकाउंट होल्डर के जो पैसे हैं वो सरमाया है और बैंक उस पर मेहनत करता है और उसको लगाता है हलाल एवेन्यूज़ में। सही है। तिजारत में लगाता है, मुशारका करता है, इस्तिस्ना करता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ। वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पहले से तयशुदा तनासुब के मुताबिक दोनों के दरमियान तकसीम हो जाता है। नहीं तो नुकसान हो गया, फिर नुकसान होता है तो नुकसान भी बर्दाश्त किया जाता है। अच्छा, आमतौर पे नुकसान नहीं होता, इस वजह से लोग समझते हैं कि शायद इस वजह से ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसे एलिमेंट्स हैं कि सूद लगता है। इसकी क्या बात? असल में देखें, तिजारत है और आपको मालूम है कि बैंक्स आगे तिजारत करते हैं या पार्टनरशिप्स करते हैं सरमाए से, तो उसमें नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन वो जो नुकसान होता है वो नुकसान, क्योंकि बैंक किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सही है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर उसकी इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है। नुकसान होता है तो वो एक या दो जगहों पर होता है। सही है। तो नुकसान होता ज़रूर है, लेकिन जब तक क्लाइंट के पास वो पहुंचता है तो नफ़े से पहले नुकसान को पूरा किया जाता है, तो नफ़े में कमी आ जाती है। वरना अगर इस तरह नुकसान आने लगे तो जाहिर है कि बैंक्स किसी वजह से ही बैंक्स हैं, वो मार्केट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो वो बड़ा सेफली जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि जो डिपॉजिटर का पैसा हमारे पास है उसको हम ऐसे ही कहीं ना लगाएं, बल्कि उसको सेफ तरीके से लगाएं। तो नुकसान होता भी है तो वो एक या दो एवेन्यूज़ में हो गया, बाकी जितने एवेन्यूज़ हैं उनसे नफ़ा होता है। ठीक है, ठीक है। यानी ज़्यादातर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है बैंक कि उसके अंदर इतना सेफ इन्वेस्टमेंट की जाती है कि उसके अंदर नुकसान कम से कम हो, और यही वजह है उसके अंदर प्रॉफिट भी फिर कम से कम दिया जाता है। अच्छा, जो सूदी निज़ाम में हमें जो प्रॉफिट रेट मिल रहा होता है, ठीक है, और इस्लामिक बैंकिंग में जो मिल रहा होता है, उसमें फ़र्क होता है? नहीं, देखिए, बेंचमार्क एक सेट है जिसको हम काइबोर कहते हैं, और ये एक एतराज़ भी होता है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कि आप लोग जो है वो काइबोर का इस्तेमाल करते हैं। असल में एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी कॉस्टिंग या आपका एक्सपेंस फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये है तो उस पर आप 7% नफ़ा ले सकते हैं। सही है। तो ये दोनों के लिए ही चल रहा होता है। सही है। तो वहाँ पर तकरीबन रेट दोनों का सेम होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि एक जगह हलाल नफ़ा दिया जा रहा होता है और एक जगह जो है वो इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है। इसको बड़ी हम सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जूस का कारोबार है और एक वाइन का, शराब का कारोबार है, और दोनों दो अलग अलग लोगों के वो कारोबार हैं, और दोनों ये फैसला करते हैं कि भाई हमारी जितनी कॉस्टिंग होगी तो हम उस पर 7% नफ़ा रखेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 लीटर जो है वो वाइन मिलती है और 1000 लीटर ही जो है वो जूस है कॉस्टिंग। अब उस पर अगर वो 10% नफ़ा रखते हैं तो दोनों की प्राइसिंग जो है वो 1100 होगी। ठीक है। लेकिन एक के 100 रुपये जो है वो हलाल होंगे और दूसरे के 100 रुपये ठीक है। यानी मार्केट कॉम्पिटिटिव रखने के लिए भी उसके अंदर इसको बेंचमार्क किया था। अच्छा, अफराल हक साहब, आपसे आप एक तो गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा, और एक और इसमें ये भी चीज़ इंक्लूड कीजिएगा कि देखें, जब हम काइबोर की इन्होंने बात की तो एक सवाल ये भी पाया जाता है कि भाई जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सूदी निज़ाम पे चल रहा है तो उसके मातहत जो बैंक्स हैं वो कैसे हलाल बैंकिंग कर सकते हैं? ये जो 3 सवाल थे ये बहुत ही बड़े जवाबात हैं इसके। मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में रोकना ना पड़े हमें और ब्रेक पे ना जाना पड़े, उससे पहले इसको कंप्लीट कर लूँ।
मैं अर्ज ये कर रहा था इस्लामिक बैंकिंग का मॉडल के जिसके अंदर लाइबिलिटी साइड पे डिपॉजिटर से जो पैसा पार्टनरशिप पे मुदारबत की बुनियाद पे लिया जाता है अमूमी तौर पे या मुशारका पे, अब आगे उसको इस्लामिक बैंक मेनली 3 तरीकों पे इन्वेस्ट करते हैं जी। कन्वेंशनल के अंदर तो लेंडिंग कर दी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। इस्लामिक के अंदर या तो वो तिजारत करेंगे, तिजारत का मतलब क्या है, किसी भी कारोबार को, मिसाल के तौर पे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री को यार्न की ज़रूरत है, कपास की ज़रूरत है, इस्लामिक बैंक क्या करेगा, उसकी जायज़ और हलाल ज़रूरत के लिए डिपॉजिटर के पैसे से वो कपास खुद खरीदेगा, सही है, खरीद के उसके ऊपर मुनाफा रखते हुए बेचेगा उसको, सही है। अब ये जायज़ काम जो शरीयत के उसूल हैं तिजारत के मुताल्लिक़ उनको फुलफ़िल किए जाते हुए ये ट्रेड की ट्रांजैक्शन होगी, उस पर जो मुनाफा आएगा वो इस्लामिक बैंक और डिपॉजिटर आपस में तकसीम कर लेंगे, सही है। दूसरा तरीका अमूमी तौर पे किराएदारी का होता है, जिसके अंदर डिपॉजिटर के पैसे से, मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर को मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, किसी जगह की ज़रूरत है, इस तरह की कोई एसेट की जो कंज्यूमेबल नहीं है, तो इस्लामिक बैंक डिपॉजिटर के पैसे से वो एसेट खरीदता है और उसको आगे किराए पे दे देता है, और ये किराए की शराइत शरिया कंप्लाइंट होती हैं। तीसरे तरीके से पार्टनरशिप में जाया जाता है कुछ सिलेक्टेड इदारों के साथ, जैसे आप हर एक के साथ तिजारत में नहीं जा सकते पार्टनरशिप में, तो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के साथ सिलेक्टेड कारोबार में तिजारत में जाया जाता है पार्टनर के तौर पे। वहाँ से जो मुनाफा आता है वो मुनाफा तकसीम हो जाता है बैंकों और डिपॉजिटर्स के दरमियान। अब यहाँ समझने की बात यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग के जो शरीयत के अहकाम हैं वो भी, और साथ साथ लॉस शेयरिंग के अहकाम, ये दोनों को इंश्योर किया जाता है कि शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक हो। अब ज़ाहिरी तौर पे देखने वाले को, आम आदमी को ये लगेगा कि मैंने तो डिपॉजिट इस्लामिक बैंक में भी वैसे ही डिपॉजिट स्लिप के थ्रू कराया जैसा कि किसी कन्वेंशनल बैंक में होता है, लेकिन जो अक्ट था, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म था, उसकी टर्म्स टोटली डिफरेंट थी। कन्वेंशनल के अंदर आपने जो डिपॉजिटर है उसने लेंड की थी मनी ऑन इंटरेस्ट टू द बैंक, जबकि इस्लामिक के अंदर आपने मुदारबत की बुनियाद पर पार्टनरशिप की थी, जिसको इस्लामिक बैंक ने आगे तिजारत में, किराएदारी में या पार्टनरशिप में लगाया, और जो मुनाफा आया वो तकसीम किया गया। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है? एब्सोल्युटली। और जहाँ तक बात नुकसान के सिलसिले के अंदर, क्योंकि ये दूसरी मरतबा आपने इस एपिसोड में अभी तक ये सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा सा और वजाहत कर दूँ इस बात की कि देखिए, अगर तो ऐसा हो कि मिसाल के तौर पे बैंक में फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ आप ही मेरे एक डिपॉजिटर हैं, आप मेरे पास आते हैं, मुझे पैसा देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए, और कहते हैं 50 लाख रुपए आपने मुझे दिए और कहा कि इसको इन्वेस्ट कीजिए, और मैंने उसका एक एसेट ख़रीदा और वो एसेट किसी को किराए पे दे दिया। खुदा ना खास्ता फ़र्ज़ कीजिए ऐसा हो कि वो इस्तेमाल करने वाले की भी कोई उसके अंदर गलती, नेग्लिजेंस ना हो, ना आपकी ना मेरी, किसी की ना हो, और वो ऐसे अंदाज से तबाह हो जाए कि जिसके अंदर हमें किसी किस्म का क्लेम या कंपनसेशन भी ना मिल सके। मिसाल के तौर पे हमने उसका इस्लामिक इंश्योरेंस जिसे तकाफुल कहा जाता है वो भी कराया हुआ है, लेकिन उसमें वो कवरेज फ़र्ज़ करें किसी वजह से नहीं दी। शरीयत का उसूल ये कहता है कि अगर किसी की नेग्लिजेंस नहीं है, जिसका पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टर है, तो लॉस विल ऑलवेज बी शेयर्ड एज पर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही है। तो ऐसी सूरत में नुकसान होगा, लेकिन इसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट के टूल इस्लामिक बैंक इस्तेमाल करता है वो ये करता है कि हमारे पास एक जनरल डिपॉजिटर्स का पूल बनता है। ये फर्जी पूल है जिसके अंदर लाखों और मिलियंस कस्टमर जो डिपॉजिट के आते हैं उनका पैसा डलता है, जिसकी मालियत खरबों रुपए तक होती है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में से हम निकालते हैं 50 लाख रुपए, ठीक है, वो मशीन खरीदते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का पूल है उसमें से जो 50 लाख मैंने निकाले, तो जितने भी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं वो उस एसेट के प्रोपोर्शनेट हिस्से के मालिक हो गए। अब ये रिस्क मैनेज किया मैंने। अगर एक आदमी का इस तरह किया जाता तो फिर वो अगर नुकसान उस एसेट का होता तो वो उसी आदमी के ऊपर। यही वजह है कि आपको कोई एक इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, जब ये लॉस होता है तो ये लॉस पूरे पूल पे जिसकी मालियत अरबों खरबों रुपए है उस पे जब तकसीम होता है तो आप ये नोट करेंगे कि इस्लामिक बैंक में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रह रहा हो, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या इन्वेस्टर्स हो, तब भी बाज मर्तबा चंद पैसों और चंद रुपए का फर्क आता है हर महीने के प्रॉफिट्स में। ये दिखावे के लिए नहीं होता, ये हकीकतन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनमें से ये एक आध ट्रांजैक्शन में इस तरह का लॉस जरूर होता है, लेकिन वो जब सब पे तकसीम होता है तो चंद पैसे या चंद रुपए का उसके अंदर फर्क। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया है, क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान में जो बिजनेस कर रहे होते हैं लोग वो कर रहे होते हैं जो इंतहाई इनफॉर्मल अंदाज में कर रहे होते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल नहीं करते, वो उन उसूलों का भी ख्याल नहीं करते जो आज के जदीद दौर में बिजनेस करते हुए अपनाने चाहिए। तो जिस वजह से उन्हें हमें दिखाई देता है कि एक शख्स ने 50 लाख रुपए लगाया और उसे बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हो गया उसके अंदर, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो आजकल के दौर के भी बेसिक मार्केटिंग
प्रिंसिपल्स हैं वो भी लागू नहीं करते, बेसिक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के जो उसूल आमतौर पर आज फॉलो किए जाते हैं पूरी दुनिया में वो भी फॉलो नहीं करते, इस वजह से नुकसान हो जाता है। देखें जिस तरह से इलेक्ट्रिक का काम करने वाला जब ग्लव्स पहन लेता है उसको करंट नहीं लगता, इसी तरीके से बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अगर रिस्क मैनेजमेंट की जाए तो कम से कम आपको नुकसान होता है। तो वही उसी की तरफ जनाब मोहम्मद फरहान साहब भी इशारा कर रहे हैं। फरहान साहब, इस हवाले से भी बताइएगा कि इस्लामिक बैंक के अंदर हम वो मातहत चल रहा है, वो क्या नाम है, स्टेट बैंक के मातहत चल रहा है। स्टेट बैंक सूदी निज़ाम के ऊपर चलता है। ब्रेक के बाद मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी एक तफसीली शॉर्ट बल्कि आंसर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और भी सवाल आते हैं, मुझे आपसे भी और भी पूछने हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि इस्लामिक बैंकिंग से वो सिर्फ हीले की बुनियाद पर है और बज़ाहिर दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, इसमें कोई यानी ऐसा हमें उलमा की तरफ से भी सुनने को मिलता है, इस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है? जी हाँ, देखें, पहली बात तो ये कि ये जो कहा जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग सारी की सारी हीले पर चल रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और दूसरी है कि हर हीला नाजायज़ नहीं होता, बल्कि देखें एक काम ऐसा हो रहा है जिसकी ज़रूरत भी है और उसका मकसद भी सही है, लेकिन वो नाजायज़ तरीके से हो रहा है। तो आप अगर उसका कोई मुतबादिल शरई उसूल और ज़वाबित की बुनियाद पर तजवीज़ करते हैं, उस पर अमल होता है, तो ये ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बाइस अजर व सवाब भी है। ये कह देना बड़ा आसान है कि एक मामला नाजायज़ है और उसका मुतबादिल पेश ना करना, लेकिन जब अहम मामलात होते हैं जिसको माशरे में उसकी ज़रूरत है, अब जैसे बैंकिंग है, माशरा इसके बगैर नहीं चल सकता आजकल ज़ाहिरी तौर पर, तो ये एक बड़ी वक्त की ज़रूरत थी, तो इसका मुतबादिल पेश किया गया बिल्कुल, और वो शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक पेश किया गया। और ये बात ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आपने कोई मामला नाजायज़ हो रहा था तो उसका जायज़ मुतबादिल बताया, सिर्फ़ उसको नाजायज़ कहने पर इक्तफ़ा नहीं फरमाया। यहीं से आपने जो दूसरा सवाल किया कि बज़ाहिर दोनों मामला सूदी बैंकारी और इस्लामिक बैंकारी देखने में एक जैसे लगते हैं, देखें ये बाज़-औक़ात सब्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल इक्विवेलेंस थ्योरी कहलाती है कि दो मामलात बज़ाहिर देखने में एक जैसे हैं या उनके आउटकम्स एक जैसे हैं, तो उनके बारे में तसव्वुर कर लिया जाता है कि इन मामलात की तमाम तर तफसीलात भी एक ही जैसी होंगी। ठीक है, जबकि पहली बात तो ये कि शरई ज़ाब्ते के मुताबिक ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी ये कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ऐसा फरमाया कई दफ़ा कि मामला कोई नाजायज़ सामने हुआ, पेश आया, आपने उससे मना फरमाया और उसका जायज़ मुतबादिल भी पेश फरमाया। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने दो नज़र आने वाली चीज़ें एक जैसी अगर दिख रही हैं या उनका आउटकम एक जैसा है या उनकी प्राइसिंग एक जैसी है तो उनके नताइज भी एक जैसे हों। इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ पर दो चिकन बर्गर आपके सामने हैं, एक का चिकन हलाल है और एक का चिकन हराम है, लेकिन बर्गर्स जो हैं वो देखने में एक जैसे हैं, उनकी प्राइसिंग एक जैसी है, उनकी खुशबू, उनका जायका, ईच एंड एवरीथिंग आर सेम, लेकिन उसमें से एक हराम है एक हलाल है। अब सामने से देखकर जायके से पता लगाना, प्राइसिंग से पता लगाना मुमकिन नहीं है जब तक आप बैक एंड पर जाकर ये ना देख लें कि चिकन हलाल था या नहीं था, हलाल तरीके से उसको ज़िबा किया गया नहीं किया गया, ज़िबा करने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं पढ़ी, ज़िबा करने वाला मुसलमान था या नहीं था। तो ये बड़ी एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो सिर्फ ज़ाहिरी नताइज को सामने रखते हुए ये अंदाज़ा लगा लेना कि दोनों एक जैसे हैं, तो ये दुरुस्त। और एक और जो इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग ही प्रॉफिटेबल है और इकनॉमी को भी आगे लेके जा सकती है। बाज़ इकोनॉमिक्स की तरफ से ये पेश किया जाता है कि नई इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आप इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते और इसका मुआशी फ़ायदा नहीं है। इस हवाले से आपका रिस्पॉन्स क्या है? देखें, ये बात कि इस्लामिक बैंकिंग के जो माशी फ़वाइद हैं वो उस हद तक हमें हासिल नहीं हो रहे, ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है। देखिए, इस्लामी बैंकिंग जो है या इस्लाम का एक जो माशी निज़ाम है, एक उसके हैं आला दर्जे के मकासद कि जनाब जिनसे सराह फराह के दरवाज़े खुल जाते हैं और खुशहाली आ जाती है और जनाब लोगों का इस्तेसाल ख़त्म हो जाता है, कैपिटलिज़म से आपकी जान छूट जाती है, तो ये इस्लामी माशी निज़ाम के आला तरीन मकासद है। और दूसरा मकसद जो इस्लामिक बैंकिंग का है वो ये है कि एक काम जो ज़रूरत का है और माशरे को उसकी ज़रूरत है, वो हराम तरीके से हो रहा था, उसका एक हलाल मुतबादिल पेश कर दिया गया। तो ये मकसद तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा हासिल है और हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एक हराम मामले से निकलकर एक हलाल मामले की तरफ आ गए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हम इस्लाम के माशी निज़ाम जो आला दर्जे के मकासद हैं
उससे पूरी तरह हम आहंग नहीं हो पा रहे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों का अमल-दखल है। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग का जो एक शेयर है, मार्केट शेयर, वो अभी 1/3 से भी बहुत कम है, तो जाहिर है कि उसके असरात भी उसी तरह मुरतब होंगे। दूसरी ये कि फिर इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं, इस्लामाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का एक सवाल आ जाता है, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब वो मिलेंगे तब इसके असरात पूरी तरह वाज़ेह होना शुरू होंगे इस्लामिक बैंकिंग के। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि पैरामीटर्स भी डिफरेंट है ना, यानी इस्लामिक बैंकिंग के पैरामीटर्स कुछ और हैं, वो कुछ और माशरे में करना चाहते हैं। हालांकि अगर कन्वेंशनल बैंकिंग की बात की जाए तो उनके तो मकासद ही कुछ और हैं। उनके तो मकासद ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं। तो अगर इस बुनियाद के ऊपर हम कामयाबी देखना शुरू कर दें तो इस बुनियाद के ऊपर तो हम इस्लामी उसूलों को फिर हमें से हाथ धोना पड़ेगा। जनाब मोहम्मद फरहान उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, आपसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं सवाल कर रहा था कि उसके मातहत रहते हुए इस्लामिक बैंकिंग कैसे हलाल है। अच्छा, देखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि स्टेट बैंक का एक ही काम नहीं है जो हम समझते हैं शायद कि जो है ना वो हुकूमत के बिहाफ के ऊपर हुकूमत के बैंक के तौर पे काम करना। ये एक इदारा, जैसे कि हम एक इंडिविजुअल, हम में से हर एक शख्स जो है एक वक्त में ज़िंदगी में बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। हम दोस्त भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, शौहर भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं। इसी तरह इससे दूसरा कोई रोल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसा एक इदारा है, ये एक इदारा एक वक्त में मुतअद्दिद रोल प्ले कर रहा है, जिसमें से एक काम इसका ये है कि ये हुकूमत के बैंक के तौर पे काम करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है कि ये एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट भी करता है हुकूमत के बिहाफ के ऊपर। अच्छा, अब स्टेट बैंक में किया जाने वाला हर काम ऐसा नहीं है कि नाजायज़ हो या सूद पर मबनी हो। यही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे हुकूमत के बिहाफ के ऊपर सेक्टर को ना सिर्फ रेगुलेट करता है, इसकी पॉलिसी मेकिंग करता है, बल्कि यहाँ पर ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए स्टेट बैंक के पास अपना शरिया कमेटी मौजूद है, रेनाउंड स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स पर मबनी, जो कि इन पॉलिसी मेकिंग में उनको असिस्ट भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। दे हैव 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स, इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड जो है वो अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर स्टेट बैंक ने सेपरेट लाइसेंस दिए हुए हैं इस्लामिक बैंकों को एज अगेंस्ट कन्वेंशनल के, तो दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों सेक्टर्स को रेगुलेट भी करता है, देखता भी है, और स्टेट बैंक के कुछ काम, जैसे कि मिसाल के तौर पर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट या सूदी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जैसे कि टी बिल्स हो गए या कन्वेंशनल बॉन्ड्स हो गए, तो स्टेट बैंक, एक तो ये बात कि शायद लोगों के जहन में हो कि लोगों इस्लामिक बैंकों को भी मजबूर करता हो कि इस तरह ख़रीदें, इस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रादर दे मेक श्योर कि इस्लामिक बैंक्स जिनके लाइसेंस की पहली क्लॉज ये कहती है कि किसी भी किस्म के नॉन शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटी और इंटरेस्ट बेस्ड किसी एक्टिविटी में नहीं जा सकते, तो यही स्टेट बैंक इंश्योर करता है कि कोई भी इस्लामिक बैंक खिलाफ शरीयत किसी काम में इन्वॉल्व ना हो। तो इस बिना के ऊपर इस बात से तसल्ली रखिए कि जहां पर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को कोई चैलेंज फेस कर रहा होता है, कोई मुश्किल आती है इस बात में कि शरिया कंप्लायंस इंश्योर करने में किसी तरह की कोई चैलेंज या डिफिकल्टी हो, तो यही स्टेट बैंक आके इन्हीं के कंसर्न डिपार्टमेंट इवन अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये बात कि स्टेट बैंक के रेगुलेशंस की बिना के ऊपर शायद खुदा न खास्ता इस्लामिक बैंकों के लिए जरूरी है कि वो सूदी काम में इन्वॉल्व हो, किसी सूरत नहीं, ये बात मिसकंसेप्शन है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में जो सूदी निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा इस्लामिक बैंकिंग से, तो क्या ये मुमकिन है, ऐसा होने जा रहा है? एब्सोल्युटली बिल्कुल मुमकिन है, और जिस तरीके से बहुत सारे काम हमें तो रिसेंट भी अगर पिछले 1-1.5 हफ्ते के मामला देखें तो बहुत कुछ नामुमकिन सुनते में आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारे इस मुल्क के अंदर हमारी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी जो दिफाई क़ुव्वत हैं उन्होंने जिस अंदाज से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, बिल्कुल इसी अंदाज से क्वाइट पॉसिबल अगेंस्ट ऑल ऑड्स कि जनाब अगर हमने तहैया कर लिया और हमने मशहूर ज़माना शेर है जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, तो अगर हमने सोचा कि ये चीज़ हो जानी है तो बिल्कुल हो जाएगी। लेट मी अश्योर यू क्वाइट पॉसिबल, ये भी एश्योरेंस है कि हमारे पास ऑल्टरनेट्स भी मौजूद हैं। बाज़ मरतबा लोगों के जहनों में सबसे बड़ा इस मामले पर सवाल ये आता है कि जनाब ये बताइए कि हमारी तो फॉरेन बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक और इस किस्म के इदारों से,
तो फिर क्या होगा, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जान के आपको खुशी भी होगी और इत्मीनान भी होगा। दो के पैरेलल एक अफसोस भी है कि हम इन इदारों के साथ अभी तक वाबस्ता है और उनसे माशी मदद लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके यहाँ ये डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश्ड हैं जो कि अगर हमारी तरफ से ये डिमांड हो कि हमें ये फाइनेंसिंग शरिया कंप्लाइंट, हलाल और इस्लामिक तरीके से चाहिए, तो उनके पास ये डिपार्टमेंट्स और ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसके तहत हम यही फाइनेंसिंग जो हम इस वक्त ले रहे हैं कन्वेंशनल तरीके से, ये शरिया कंप्लाइंट और हलाल तरीके से ले सकें। खूब खूब। इसी तरीके तो आप से फ्यूचर में क्या देख रहे हैं फिर इस्लामिक बैंकिंग का? देखें, इसके लिए अगर फैक्ट्स की बात करें, एक है मैं क्या जाती तौर पे समझता हूँ, दूसरी तरफ फैक्ट्स क्या कहते हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं कि आज से मुश्किल से आप 8-10 साल पहले चले जाइए, 12 साल पहले चले जाइए, तो आपके पास बेसिकली बैंक्ड पॉपुलेशन की तादाद बहुत कम थी। वो लोग जो बैंकों के अंदर अकाउंट थे खोले हुए थे। इसमें इजाफा कैसे हुआ? 2013-14 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफर्ड यूके के ताउन से एक स्टडी की, KAP स्टडी, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग की पाकिस्तान में, जिसके अंदर ये रिसर्च के नतीजे में बात सामने आई कि मेजॉरिटी लोग बैंकों के साथ डील क्यों नहीं कर पाते। इस वजह से नहीं करते कि उनके बिलीफ के अगेंस्ट है, वो समझते हैं कि बैंक में कोई भी काम करना नाजायज है। बिल्कुल। इससे मईशत को नुकसान क्या होता है कि आपकी बैंक पॉपुलेशन कम होने का मतलब एक्सेस टू फाइनेंस बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों की जो सेविंग्स हैं वो उन्होंने अपने तकियों के अंदर, संदूकों के अंदर, सुराहियों के अंदर रखी हुई, जो कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स नहीं हो रही बल्कि होर्डिंग के तौर पे आ रही हैं और किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन पा रही हैं। तो आपको लोगों को अगर फाइनेंशियल सर्कल के अंदर लेकर आना है तो ऐसी सूरत में आपके लिए नो अदर चॉइस, आपको इस्लामिक फाइनेंस उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, लोगों की उनके बिलीफ्स का ख्याल रखते हुए और अपने मुल्क की और मईशत की बेहतरी के लिए इस अंदाज में जाने के लिए देयर इज नो अदर वे। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, खास तौर पे प्रोग्राम हमने इसीलिए किया था कि ताकि ये जो मिसकंसेप्शंस और कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं उनको दूर कर सकें। देखिए, इस्लामी बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग जस्ट बिकॉज दे लुक अलाइक डजंट मीन दे आर सेम। और ज़ाहिरी तौर पे अगर एक दिख रही हो, ज़ाहिरी तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत की बात की जाए तो दोनों हवाई जहाज़ थे, दोनों उड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम ही हैं। एक मुसलमान था जो मुसलमानों की बका के लिए जंग की जा रही थी, और एक मुसलमानों का दुश्मन था जो मुसलमानों को तबाह करना चाह रहा था, मुसलमानों के बच्चों को कत्ल करना चाह रहा था। तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि इस्लामिक बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग के पैरामीटर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी जिन बुनियाद पर ये दोनों बैंकिंग सिस्टम्स खड़े हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये भी आज हमने जानने की कोशिश की कि इस्लामिक बैंकिंग किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करती है और किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो स्पेकुलेशंस पाई जाती हैं माशरे में, और ये जो बेकार की बातें की जाती हैं बिजनेस के हवाले से भी खास तौर पे, ये तमाम इस हवाले से हमें सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब हम एजुकेट करेंगे तभी हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में हमें फ़र्क दिखाई देगा। और जब तक हम अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, ना सिर्फ ये कि हम इस्लामी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, बल्कि हम अपनी मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे। बिकॉज अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में सही तरह से डील करेंगे और अपना डिपॉजिट करवाएंगे, उससे भी प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी वहाँ से जो है पैसे ले सकते हैं और अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपका भी फ़ायदा शामिल है। तो नाज़रीन, इस किस्म के दूसरे दीगर प्रोग्राम्स भी हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, वो भी हमारा करने का इरादा है और आपकी नॉलेज में इस हवाले से इजाफा करने का इरादा है। आपको मालूम है कि हम तमाम मकातब फ़िक्र से उलमाए दीन अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आगाह किया जा सके। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।